एक समय ऐसा चित्र था जब किसान का नाम लेते ही एक दीन दुखी व्यक्ति, पैर की एड़ियां फटी हुई, चेहरे पर शिकन, माथे पर शिकन, आर्थिक परेशानी से झेलता हुआ, ये दृश्य हम सबके सामने नजर आता है। आज हम अगर किसान की बात करें, एक आंदोलनकारी छवि, हाथ में झंडा लिया हुआ, ट्रैक्टर, ग्रुप, जुलूस, ये एक चित्रण सामने आता है। ये तस्वीर बदली कैसे, इसका कारण क्या हुआ? हम ताश के पत्ते खेलते रहे, तेरा पत्ता बड़ा कि मेरा पत्ता बड़ा। अब इसका स्थायी समाधान क्या है? खेती को जो उत्तम कार्य हम बोलते थे, आज वो सबसे निकृष्ट कार्य है। ये मुद्दा केवल किसानों का नहीं है भाई जी, ये मुद्दा इस समय नीतिकारों के लिए भी है। दर्द बढ़ता गया जो दवा की। पिता अगर खेती है तो बेटा खेती करने नहीं चाहता। 15,000 की नौकरी करने में उसको संतुष्टि है, चाहे वो गार्ड का कर ले, चाहे कोई भी कर ले, लेकिन वो कीचड़ में, दलदल में, गोबर में हाथ नहीं डालना चाहता। इसका कारण सरकार है, समाज है, या क्या है? तो आजादी के बाद में एक टूटी हुई जर्जर व्यवस्था के साथ हमने देश को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन जो देश समीक्षा नहीं करता, उसके अनुसंधान, शोध और नीति में, कृषि में अधूरापन रहता, शिक्षा में। खाद बाजार से, बीज बाजार से, दवाई बाजार से, अंत में पता लगा कि खेती तो बाजार केंद्रित हो गई। इससे गांव के किसान ने कितनी भी मेहनत की, लेकिन फायदा बाजार को। मल्टी क्रॉपिंग की बातें, मल्टी लेयर की बात करते हैं, किसके साथ क्या लगाएं कि अल्टीमेटली वो किसान के लिए लाभदायक सिद्ध हो, आर्थिक रूप से भी, पर्यावरणिक रूप से भी। पहले मैं उत्पादन तय करता हूँ। मुझे 10 कुंटल आम की जरूरत है, तो कितने पौधे लगाने? मान लिया एक पौधा 2 कुंटल आम देगा, तो मुझे 5 पौधे लगाने, 10 कुंटल आम मिल जाएगा। हम सही दिशा की ओर से चल रहे हैं। उत्पादन से बाजार की ओर जाना, ये उल्टी दिशा है। यदि उत्पादन बढ़ाना है तो पौधों की संख्या निश्चित करनी है, बीज की मात्रा निश्चित करनी है, दूरी के नियम को समझना है, स्थान का चयन करना है, किस फसल को कितना देकर मैं क्या पैसा निकालूं, किसको कितना पानी देना है, ये फिर बाद में बड़ी ये तो बहुत सुंदर चीज है। देखिए क्या है, सिंचाई केवल प्यास बुझाने के लिए होती है। किसान पहचान लेता है कि मिट्टी में कितनी नमी है। हमने तो उसको उल्टा फंसाया है कि धान में खरपतवार ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए दवाई डलवा दें। हमने खरपतवारों से डराकर पानी का दुरुपयोग किया है। इसका मतलब खेती में ज्यादा जुताई और पानी का संकट नहीं था, लागत का संकट नहीं था। खेती में तो समझ का संकट था। उसी खेत में कम मेहनत और लागत तो रही नहीं कुछ भी, और आमदनी कितना हुई? ये मेन है। आमदनी एक एकड़ से किसानों का, यदि कोई किसान अपने एकड़ से 1 लाख निकाल रहा है, उसमें 4 लाख रुपए निकल रहा है, 4 गुना आमदनी। बीज को, ट्रैक्टर को, ये सब बाजार आधारित हो गए हैं, दवाएं बाजार आधारित हो गई हैं। खेती बाजार कर रहा है, भाव मंडी लगा रहा है, तो किसान के पास क्या बचा फिर? प्रोसेसिंग, जिसमें वो काम कर सके। तो एक दिन खेत में काम करते हुए हमारे मन में ये विचार खड़ा हुआ, खेती में पैसा है ही नहीं, या है तो फिर कैसा है? तो मैंने देखा गौतम जी के 1 किलो गेहूं से दलिया, आटा, सूजी, मैदा बनाने वाली कंपनी करोड़ों का कारोबार करने लगी। उसका बढ़ गया। फिर मैंने अपने से पूछा कि मैं खेत में 1 किलो गेहूं डालता हूं और 100 किलो निकलता है, कि 1 किलो गेहूं से 100 किलो पैदा करने वाला तो मैं कर्जदार क्यों हूं, और 1 किलो गेहूं का 950 ग्राम दलिया बनाने वाला मालदार क्यों? क्या बात। इसका मतलब सीधा सा उत्तर निकल कर आया कि उनके पास कीमत तय करने का अधिकार है। और उस दिन से गौतम जी हमने खेती का स्वरूप बदल दिया, और हमने कहा कि अब खेती किसानी के जरिए नहीं करेंगे, अब खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आज के इस खास एपिसोड में। पशुपालन की चर्चा हमने बहुत की, आगे भी इस पर विषय हम जारी रखेंगे। आज एक और विषय पर हम बातचीत करेंगे, और वो है एग्रीकल्चर यानी कृषि का। भारत का युवा वर्ग इस ओर कैसे आए, इसके लिए ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको वो अपनाकर इस सेक्टर में अपने भविष्य को देखें। हमारे बीच आज ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि खेती को करने के बजाय सबसे पहले उसे समझने की, फिर सीखने की और फिर करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि कोई पिता खेती कर रहा है, उसका बेटा, उसका परिवार उस ओर नहीं जाता है। हमारे आज के मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को भी तैयार, न केवल तैयार किया है, बल्कि उस युवा वर्ग को भी वो दिशा दे रहे हैं कि आप समझ करके कृषि में आगे बढ़ें। सन 2019 में खेती के विविधीकरण के लिए, यानी मोनोक्रॉपिंग से हटकर खेती में बहुफसलियों के लिए, मल्टी लेयर और मल्टी क्रॉपिंग के लिए, जिनको भारत सरकार में पद्मश्री दिया,
ऐसे पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत सामान्य रूप से जब हम किसानों की आज बात करते हैं, एक समय ऐसा चित्र था जब किसान का नाम लेते ही एक दीन दुखी व्यक्ति, पैर की एड़ियां फटी हुई, चेहरे पर शिकन, माथे पर शिकन, दुखी, आर्थिक परेशानी से झेलता हुआ, ये दृश्य हम सबके सामने नजर आता था। आज हम अगर किसान की बात करें, जन सामान्य में एक आंदोलनकारी छवि, हाथ में झंडा लिया हुआ, ट्रैक्टर, ग्रोव, जुलूस, ये एक चित्रण सामने आता है जन सामान्य के लिए। ये तस्वीर बदली कैसे, इसका कारण क्या हुआ? देखिए, ये दोनों ही विषय बड़े गंभीर हैं। जब हम उस पुरानी स्थिति को देखते हैं कि एक फटे हाल किसान का एक दर्शन होता है, तो तब भी संवेदना होती है। और जब हम देखते हैं कि किसानों की कोई पीड़ा बढ़ी है और वो पीड़ा बढ़ते बढ़ते कहीं आंदोलन का रूप लेती है, तो तब भी तकलीफ होती है। आज वास्तविकता ये है कि हम उन मुद्दों पर चर्चा जरूर करें कि कृषि में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि जिससे एक हिस्से को हम बड़ी सफलता के रूप में देखते हैं, तो उसके दूसरे पक्ष को देखते हैं तो काफ़ी तकलीफें दिखती हैं। और कहीं ना कहीं वही सामाजिक पीड़ा बनती है, उसी से आंदोलन खड़े होते हैं और एक भटकाव भी पूरे देश में आता है। और ये भटकाव आज जब हम देख रहे हैं तो काफ़ी बड़े मुद्दे उभर रहे हैं और इस समय बदलाव के भी बहुत प्रयास चल रहे हैं। तो दोनों प्रयास साथ साथ हैं, इसलिए इस समय बैठकर समीक्षा करना और इन पर संवाद करना, तो मैं सूर्य फाउंडेशन की इस पहल के लिए, आप सभी के लिए और इस फाउंडेशन के सभी प्रतिनिधियों का एक स्वागत भाव से हृदय से सम्मान करता हूं कि कम से कम किसानों के लिए हम वार्ता के आधार पर इस तरीके की पहल जरूर करें, जिसमें प्रयोग रूप में उनके सामने कुछ बातें रखी जाएं, उन पर वो भी विचार करेंगे और मिलकर रास्ता निकालेंगे। क्योंकि आज मैं जो देख रहा हूँ, जिस प्रकार से प्राकृतिक संतुलन, खेती को जो उत्तम कार्य हम बोलते थे, आज वो सबसे निकृष्ट कार्य है। उसी प्रकार देखते हैं तो खेती की आर्थिक दुर्दशा इतनी हुई है कि गांव प्रति वर्ष एक निश्चित प्रतिशत में आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। शहर में मिलता हुआ जा रहा गांव, माइग्रेशन तो है ही, लेकिन गांव में जो भी है उनकी भी कर्जदारी बढ़ेगी, आर्थिक कमजोरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, स्वास्थ्य के संकट हैं, कुपोषण के संकट हैं और ऋतुकाल के बदलाव, मौसम के जो परिवर्तन है, खेती पर उसका सीधा प्रभाव है। जहरों के प्रयोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जहरीले रसायन खाद के रूप में, दवाइयों के रूप में, वो एक तरीके से प्रपंच है। और सरकार की मंशा ना होते हुए भी किसान उस प्रपंच में फंसा है, क्योंकि व्यापार की मानसिकता से जो तंत्र हमने स्थापित किया था वो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, ना वो कोई प्रकृति की व्यवस्था के बारे में सोचता, ना उसे किसी गांव की आमदनी की बात है। तो आपने ये विषय आज सामने रखा, मैं भी आपके लिए संकल्पना करता हूँ कि ये अभियान के रूप में आगे बढ़े और इस पर हमारे देश का हर वर्ग चिंतन करे। ये मुद्दा केवल किसानों का नहीं है भाई जी, ये मुद्दा इस समय नीतिकारों के लिए भी है, ये मुद्दा इसमें राष्ट्रीय के सभी शुभचिंतकों का है। कोई अनुसंधान से जुड़ा है, कोई बाजार के रूप में जुड़ा है, कोई प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा है, कोई अभियांत्रिकी के रूप में जुड़ा है, कोई व्यापार के रूप में जुड़ा है, कोई स्वयंसेवी संस्थाएं उपकार के साथ में काम करना चाहती हैं। तो बहुत छोटा सा वर्ग खेती नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग है। फिर क्यों समस्या है, इस पर विचार तो होना चाहिए। थोड़ी देर हम नीति की जब बात करते हैं जी, जैसे एक बहुत बड़ी कहावत है कि दर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। हमारे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बढ़ी, शैक्षणिक स्तर पर कृषि को हमने बढ़ते हुए देखा, खासकर से हम पॉलिसी की बात करते हैं। लेकिन वहीं ग्राउंड में देख रहे हैं तो पिता अगर खेती है तो बेटा खेती करने नहीं चाहता। ये भी प्रश्न आपको बहुत सारे लोग करते हैं। युवा वर्ग खेती की ओर अपना भविष्य नहीं देख रहा है। एक बार अगर देखा जाए तो कुछ लोग इसमें आ भी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जो केवल 15,000 की नौकरी करने में उसको संतुष्टि है, चाहे वो गार्ड का कर ले, चाहे कोई भी कर ले, लेकिन वो कृषि की ओर, अपने गांव की ओर जाकर के उस कीचड़ में, दलदल में, गोबर में हाथ नहीं डालना चाहता।
ये परिदृश्य बदला है, इसका कारण सरकार है, समाज है, या क्या है? देखिए, ये नीति, अनुसंधान, शोध, शिक्षा, सामाजिकता सभी के अंदर एक उलझी हुई बात है। लेकिन जब हम इसको सुलझाने की दृष्टि से देखेंगे तो इसका एक रास्ता निकलता है। रास्ता है कि हमने किस मानसिकता से पहल की। हमने जब बदलाव के बारे में सोचा तो हमारी मानसिकता क्या थी उसके पीछे। तो यहाँ पर एक भेद खड़ा हुआ। हमने परिस्थितियों के कारण, खाद्यान्न की कमी थी, भूखमरी थी, हमारे पास कोई कृषि तंत्र नहीं था, वितरण प्रणाली हमारी ठीक नहीं थी। तो आज़ादी के बाद में एक टूटी हुई जर्जर व्यवस्था के साथ हमने देश को लेकर आगे बढ़े। हम देश के उन सभी प्रतिनिधियों का बड़ा हृदय से सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने उन परिस्थितियों से निकलने के लिए हरित क्रांति को स्वीकार किया। हरित क्रांति में हमने पूरी दुनिया की जितनी भी वैज्ञानिक शोध और तकनीकी की चीज़ें थी उनको प्रयोग करने की दृष्टि से सारे प्रयोग किए, आगे बढ़े, सफलता भी मिली। लेकिन जो देश समीक्षा नहीं करता तो उसके अनुसंधान और शोध और नीति में और कृषि में अधूरापन रहता, शिक्षा में। फिर मैं दोहराता हूँ इस बात को। समीक्षा होने से हम अपने अनुसंधान की दिशा और दशा को देख लेते हैं। समीक्षा होने से हम अपनी नीतियों को देख लेते हैं। समीक्षा होने से हम अपनी शिक्षा के स्वरूप को देख लेते हैं। एक दौर था कि हमें नौकरी की जरूरत थी तो हमने शिक्षा में नौकरी को महत्व दिया। लेकिन आज हमारे पास इतनी नौकरी है ही नहीं। आज सवाल उठ रहा है कि हम खेती को रोजगार पर कैसे बनाएं। तो हमने जो नीतियां बनाई वो उन सब पर या अनुसंधान पर व्यापार का प्रभाव ज्यादा रहा। व्यापार का मतलब है कि हमको उन सब तरीकों को अपनाना है जिसमें कम से कम समय लगे, कम से कम श्रम लगे और कम से कम हमारा खर्च हो। चाहे किसान हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, चाहे नीतिकार हैं, चाहे सरकार है, सबने यही सोचा कि हमें नवीनतम तकनीकी और नवीनतम सोच के साथ में हमको अब खेती को आगे ले जाना है। सबके इस प्रयास में क्या हुआ कि कम देकर ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति का जो प्रभाव बहा वो एक तरफा हो गया। किसान की जो सारी लागत थी वो बाजार केंद्रित हो गई। वो बैल हल चलाता था तो उसके हाथ में उसके परिवार की चीज़ें थी। लेकिन मेहनत कम होगी, समय भी कम लगेगा, खर्च भी कम होगा, तो हमने ट्रैक्टर खरीद लिया। ट्रैक्टर खरीद लिया तो अब क्या होगा, हमको अच्छा लगा, सम्मान भी बढ़ा। लेकिन ट्रैक्टर की सारी चीज़ें, डीजल, इंजन, पुर्जा, मरम्मत सब बाजार के। इसी प्रकार मशीन जो हमने सिंचाई के लिए प्रयोग की वो सब बाजार में, खाद बाजार से, बीज बाजार से, दवाई बाजार से। तो अंत में पता लगा कि खेती तो बाजार केंद्रित हो गई। अच्छा जरूर लगा, हमको समय बचा, हमने तकनीकी का सहारा लिया, लेकिन अर्थव्यवस्था कैसे होगी? अर्थव्यवस्था सारी बाजार केंद्रित हो गई। इससे गांव के किसान ने कितनी भी मेहनत की लेकिन फायदा बाजार को हुआ। ये लीनियर इकोनॉमी है। इसी को आपने जो पहले ही पूछा था कि नीति के स्तर पर क्या हुआ, कि यदि नीति में आर्थिक संतुलन ना हो जाए इसकी समीक्षा हो गई होती, या प्रकृति का संतुलन ना हो जाए इसकी समीक्षा हो गई होती, तो ना तो प्रकृति से विरोध होता ना आर्थिक असंतुलन होता। लेकिन समीक्षा नहीं होने के कारण आर्थिक असंतुलन भी हुआ और उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग किसानों के हाथों से सब बाहर हो गया। दूसरी तरफ देखें तो बाजार के प्रभाव में किसानों ने ये भी मान लिया कि अब खेती बाजार से ही होगी, प्रकृति से खेती का कोई लेना देना नहीं है। तो खेत में होते हुए भी हम प्रकृति को नहीं समझ पाए। एक युवा पढ़ लिख कर जब ये देखता है कि उसके बराबर का एक विद्यार्थी, उसका सहपाठी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर के इतना पैकेज कमाता है, लेकिन दूसरी ओर वही अगर चाहता है कि मैं खेती को जो अपने परंपरागत तरीके हैं या पूर्वजों की देन अगर उसको अपनाता है, तो वो तो एक समय के बाद तुलना करेगा अपने सहपाठियों से, लेकिन वो उसको उस लेवल तक नहीं पाता। जो एक एमएनसी में काम करता है उसकी पैकेज बहुत अच्छा होगा, हो सकता है करोड़ों में भी कमाता हो, लेकिन ये जो खेती कर रहा है ये इसी प्रकार स्थिति में रहेगा। तब उसके आत्मग्लानि में बड़ा उसको आत्मग्लानि। गौतम जी, ये सवाल तो हमारे सामने भी आया था, क्योंकि जब हम लोग खेती से जुटे और
हम लोग रसायन मुक्त खेती के नाना प्रकार के प्रयोग करेंगे। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की बात तो देश में बाद में शुरू हुई, हम तो पहले से ही इन सब प्रयोगों में थे। तो बड़ा सवाल यही था कि हम कुछ भी करें पर पैसा क्या आएगा। तो उस समय एक बार हम अपने मन को समझाते थे कि लागत खर्च कम हो जाएगा तो उससे भी हमारी कुछ आमदनी बढ़ेगी। लेकिन मैंने देखा कि समाज गति के लिए इससे कोई किसान का चारा चलने वाला नहीं है। ये तो अपने मन का एक आश्वासन है, क्योंकि लागत खर्च थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मेरी जो लुटाई है, मेरे जो उत्पादन का जो पैसा मुझे नहीं मिला, वो तो गंभीर संकट तो वो था। तो एक दिन खेत में काम करते हुए हमारे मन में ये विचार खड़ा हुआ कि आखिर खेती में पैसा है ही नहीं, या है तो फिर कैसा है। तो मैं उस घटना को आज भी याद करके आपको बताता हूँ। मेरे ध्यान में केवल छोटी सी बात गई कि एक दाने से अनेक दाने पैदा करने वाला किसान कर्जदार कैसे हो गया। और इसकी जब समीक्षा हमने की तो हमने पूरे अर्थशास्त्र को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की। वैसे तो मैं किसान हूँ, खेत में ही काम करता हूँ, लेकिन माता पिता के सौभाग्य से, उनके पुण्य से अच्छी शिक्षा पाने के बाद में एनालिसिस करने का तरीका अच्छा हो गया। तो मैंने देखा गौतम जी कि 1 किलो गेहूं से दलिया, आटा, सूजी, मैदा बनाने वाली कंपनी वो करोड़ों का कारोबार करने लगी। उसका बढ़ गया। जबकि मैंने उसके हर पहलू को देखा तो मैंने देखा कि 1 किलो गेहूं मशीन में डालता हूं तो मशीन में भी घिसाई होती है, ऊर्जा भी खर्च होती है, लेबर का भी खर्च होता है, और दलिया भी 950 ग्राम ही मिलता है, 1 किलो नहीं मिलेगा। विज्ञापन भी खर्च होता है, लाइसेंस पर भी खर्च होता है, पैकेजिंग पर भी खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च होता है, मार्केटिंग पर भी खर्च होता है। अब सब जगह खर्च है, सब जगह नुकसान है, लेकिन कंपनी का कारोबार फायदे में। फिर मैंने अपने से पूछा कि मैं खेत में 1 किलो गेहूं डालता हूं और 100 किलो निकलता है। तो मैंने सवाल अपने से पूछा कि 1 किलो गेहूं से 100 किलो पैदा करने वाला तो मैं कर्जदार क्यों हूं, और 1 किलो गेहूं का 950 ग्राम दलिया बनाने वाला मालदार क्यों है। क्या बात। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधा सा उत्तर निकल कर आया कि उनके पास कीमत तय करने का अधिकार है, मेरे पास कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। और उस दिन से गौतम जी हमने खेती का स्वरूप बदल दिया और हमने कहा कि अब खेती किसानी के जरिए नहीं करेंगे, अब खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे। और यदि खेती को व्यवसाय के रूप में इस देश का नौजवान स्वीकार लेगा तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ खेती से ज़्यादा मुनाफे का कोई बिजनेस नहीं है। और अब हम खुलकर बोलते हैं कि हमको अपना दृष्टिकोण चेंज करना है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट नहीं करना है, बिजनेस फॉर प्रॉस्पेरिटी करना है। अर्थात समृद्धि का जो सिद्धांत है। आप देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन से जो संकल्पनाएं निकलती हैं। एक मैं सुंदर बात कहूँगा, लंबे समय के बाद में देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला। किसानों की आमदनी बढ़ने की चिंता जो उस व्यक्तित्व के अंदर हमने देखी वो संवेदना है, और उस पर एक आवाज उठने लगी। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, ग्राम स्वावलंबन की संकल्पना, किसानों का सशक्तिकरण, किसानों की आमदनी बढ़ाया जाना, ये जो चीजें थी ये हमारे मन को भी झकझोरने लगी। क्योंकि जब चीजें राष्ट्रीय संकल्पना में उभरती हैं तो उनका संदेश पूरी दुनिया को जाता है और सारी मशीनरी फिर काम करने लगती है। मशीनरी काम करती है और देश की एक नई चेतना जगती है। और वो जो चेतना जगी और उस तरीके के जो मनोबल हम लोगों को मिला, तो मैंने देखा कि हमारे सोचने का तरीका, हम जैविक खेती में प्रयास तो हमने 2004 के बाद भी कर दिया था, लेकिन जैविक खेती का जो स्वरूप उभरा है वो 2015 में उभरा है। और 2015 में उभरने के साथ साथ जब आप देखेंगे गौर से तो जैविक खेती को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होंगे और हमारे मानक दुनिया में सबसे अभूतपूर्व कैसे होंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत में
पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम का जो कल्पना है पीजीएस की, वो आज की हालत में भी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, यूनिक। बिल्कुल। अभी अधूरी है, अभी हम और भी उसमें प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैसे रिलेशन बेस करें, उसको हम कैसे मनुष्य को केंद्र में कैसे लेकर आएं, क्योंकि उसका मूल आधार तो विश्वास ही है। विश्वास और मिल करके विश्वास, और विश्वास का स्रोत क्या होगा, हम उसमें उसको डिफाइन करें। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि भारत में किस तरीके की सोचने वाले लोग हैं कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए, जब हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहीं कमजोर था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानक हमारे कहीं कमजोर थे, हमने तब पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को लागू किया और पूरी दुनिया में समूह आधारित निःशुल्क, ये राष्ट्र का एक बड़ा तप है, बहुत बड़ी बात। मतलब एक जगह कंपनियां पैसे लेकर सर्टिफिकेशन कर रही थी और वहीं सरकार ने एक नई प्रक्रिया लागू की और बताया कि अब किसान अपने मोबाइल पर भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और निःशुल्क कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम 2015 से 14 से कहाँ पहुँच गए, आज 24 तक। आज तक भी मेरे किसान साथियों को पता नहीं है कि भारत में जैविक खेती के प्रमाणीकरण का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक भी है और जो इतना सरल है कि जिसको किसान समझ सकते हैं और उससे हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। और कल को किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए यदि खेती को स्वीकार लें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्वीकार लें, प्राकृतिक खेती को स्वीकार लें, नाम कुछ भी रखिए, क्योंकि नाम के अंदर जो विरोधाभास होता है इस पर भी चर्चा थोड़ा नाम पे आएंगे जरूर। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें, पीजीएस इंडिया जो जैविक प्रमाणीकरण की आपने बात की कृषि की, ये संक्षेप में क्या है और कैसे इसको लागू कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, इसको किसान भाई आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास एक जमीन का कागज होता है जिसको हम जमीन की फर्द बोल देते हैं, खतौनी बोल देते हैं। दूसरा कागज होता है हमारे पास एक आधार कार्ड और एक हमारा एक फोटो। इन तीनों के आधार पर हम 4-5 लोगों का समूह बनाकर व्यक्तिगत भी किसान शुरू कर सकता है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है, उसकी मूल संरचना जो है वो सामूहिक है। अर्थात समूह में किसान एक दूसरे का निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे के खेत को देखें, समझें और क्या उसने पैदा किया है, किस तरीके से पैदा किया है, उसने जो राष्ट्रीय मानक हैं उनको समझा है कि नहीं समझा है, उसका उत्पादन प्रबंधन कैसा है, उसका इनपुट मैनेजमेंट मतलब लागत क्या क्या लगाता है, कीड़े बीमारियों का नियंत्रण कैसे होता है, खरपतवारों को वो कैसे नियंत्रित करता है, पानी देने का तरीका उसका क्या है, बीजों का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, बीज कैसे शोधन करता है, उसमें सब तरीके के मानकों का एक रखा गया है। उसका एक पीजीएस पोर्टल है। आम किसान पीजीएस पोर्टल को खोले, उस पर अपना एप्लीकेशन दायर कर दे और एप्लीकेशन जब दायर करे तो दायर करने के बाद में जब वो फॉर्म भरते चले जाते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है कि आपका रीजनल काउंसिल कौन है। तो रीजनल काउंसिल के नाम पर वहाँ आप देख लें कि आपके नज़दीक में कोई भी एजेंसी जो रीजनल काउंसिल का काम करती है, उसमें अनेक नाम आएंगे, तो आप उनके एड्रेस पते देख लीजिए जो आपके पास नज़दीक हैं, उन पर फ़ोन पे बात करिए और फ़ोन पे बात करके अच्छे तरीके से स्वीकृति के साथ उनको टिक कर दीजिए। अब वो रीजनल काउंसिल आपका डाटा भरने में मदद करेगी। हो सकता है वो साल भर में 100, 200, 400 रुपये किसान से अपना कोई डाटा भरने का खर्च भी ले ले, लेकिन सरकार के द्वारा इसके लिए कोई फीस नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि 1-2 वर्ष के या 1-2 फसल के डाटा भरने के बाद में किसान भाई खुद ही इसका डाटा भरने लगते हैं और जैसे डाटा अपलोड होता है पोर्टल पर, हर 6 महीने के बाद में फसल का एक स्कोप सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। उसके लिए किसी की खुशामद नहीं करनी, उसमें एक डाटा इन्फॉर्मेशन है, वो तो एक पोर्टल है, आप उसमें भरेंगे और उसमें ऑप्शन आ जाएगा, आप इसका स्कोप सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो रीजनल काउंसिल के संपर्क में रहें। और मात्र 2-3 वर्ष के अंदर किसान इस अभ्यास को करते करते पूरी तरीके से अपने में ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं और एक दूसरे। लेकिन मुख्य बात क्या है, इस सर्टिफिकेशन का एक बड़ा मूल बात है कि जो किसानों के ऊपर जो इंस्पेक्टर का बोझ था, थर्ड पार्टी का जो बोझ था, बाहर से कोई आदमी आएगा और पैसा लेगा, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, हाँ, वो वेरिफिकेशन इसमें नहीं है। इसमें क्या करेंगे,
किसान आपस में अपने खेत का ना करते हुए दूसरे लोगों का करेंगे, और दूसरे लोगों का भी कमी नहीं करेंगे, जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो उसकी 2-3 वर्ष की अवधि है वो इसीलिए है कि ताकि उसमें उत्पादन कम नहीं होता जैविक खेती में, लेकिन क्वालिटी का हम कैसे विश्वास दिलाएंगे, इसके लिए हमको 2-3 वर्ष के समय में एक अभ्यास करना होता है। और उस अभ्यास में ये बात किसानों के मन में आ जाती है कि इसकी जो पीयर अप्रीजल रिपोर्ट है, इसकी जो पवित्रता की जो गारंटी है, ये सबसे अर्थात इसमें गारंटी क्या, पार्टिसिपेटरी गारंटी। गारंटी किस चीज की? पवित्रता की, ताकि कंज्यूमर को ये यकीन हो कि भाई हाँ ये जो ब्रांड है ये सही काम करता है। अब इसमें और खूबी आ गई है, ये बारकोड सिस्टम आ गया है, पूरी तरीके से भारत सरकार डिजिटल सर्टिफिकेशन में जा रही है। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसिबिलिटी, मतलब किसान ने क्या लिखा, क्या किया, और उसको यदि बाहर से कोई आदमी ट्रेस करना चाहे तो वो बार कोडिंग से किसान के कोड को पहचान कर अब उसमें ट्रेस कर सकता है। कोई कंज्यूमर घर भी बैठे हुए ये बात कर सकता है, चेक कर सकता है कि ये किस किसान के द्वारा किस खेत में पैदा हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े, ताकि देश में क्वालिटी का प्रोडक्शन यदि सरप्लस होता है और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसमें खड़ी होती हैं तो देश को निर्यात के अवसर बढ़ जाते हैं। ये बहुत राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि के लिए बड़ा विकल्प है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका महत्व है। एकदम, देखिए भारत सरकार ने इस पर विचार किया है। कृषि प्रधानता हम वैसे ही नहीं देखते। भारत की जो सारी इकोनॉमी थी, जो प्रधानता थी, वो पूरी की पूरी कृषि पर थी, आज भी है। आज भी हम यदि जीडीपी का सही एनालिसिस करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे तो जितनी इंडस्ट्री खड़ी है, फूड इंडस्ट्री कितनी खड़ी होंगी, यदि उन सब का भी हम भागीदारी करें तो जीडीपी में एक बड़ा रोल आज भी खेती का निकलता है। बिल्कुल। केवल गलती क्या हुई हमसे कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, हम अपने किसानों को टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ और प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर खेती से नहीं जोड़ पाए। हम एक तरीकों पर चर्चा करते रहे कि तुम्हारे तरीके अच्छे या कि मेरा तरीका अच्छा। तरीका सबसे बड़ी बात होती है तरीका की। तो मेरा अगला प्रश्न यही है। हाँ, गो आधारित कृषि, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, ऋषि कृषि, ये सब अलग अलग नाम है, कंफ्यूजन है, आदमी क्या करे। जैविक प्राकृतिक में आपस में। गौतम जी, ये आपने हमारे बहुत मन की बात कही है और हमको आज सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हमारे देश में कितने किसानों ने, कितने प्रयोगकार किसानों ने अपने अपने तरीके खोजे हैं। हमारी ऋषि परंपराओं में खेती के बारे में जो प्रयास हुए हैं अभूतपूर्व हैं। हमारे यहाँ ग्रंथ और सार ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक किसी ने धरती के विज्ञान को समझने की कोशिश की, किसी ने पानी को समझा, किसी ने पर्यावरण को समझा। उन्हीं के तर्ज पर देश में अनेक प्रयोग हुए और उनमें नक्षत्र को केंद्र में रखकर भी प्रयोग हैं, मंत्रों को भी केंद्र में है। ये देश बड़ी संस्कृति वाला देश है और इसमें अब गहराई से देखेंगे तो अग्निहोत्र का भी हमने महत्व दिया, हमने आयुर्वेद को महत्व दिया, हमने मणि मंत्र औषधि सभी विज्ञान को सभी को विज्ञान के दृष्टि से देखा। हमने गाय की महिमा को पहचाना कि हमारे ऋषि परंपरा नहीं बल्कि मेरे पिताजी जब मुझे अपनी बताते थे तो वो कहते थे कि हमारी खेती से ज़्यादा आमदनी हमें गायों से थी और हमारे घर में 100 गाय थी। आज भी मेरे पास 20 गाय हैं। क्यों? क्योंकि जो पैतृक परंपरा थी, जो परिवार की जो संस्कृति थी, जो मर्यादा थी, वो तो हमारे संस्कार में थी। तो जब मेरे दादा के पास गाय थी तो मेरे पास क्यों नहीं? मेरे दादा के पास जमीन थी तो मेरे पास क्यों नहीं? अर्थात किसान की परिभाषा थी जिसके पास धरती भी हो, गाय भी हो, जिसके पास समझ भी हो और जिसके पास वनस्पतियों के बीज भी हो, वो भरपूर एक घर का नाम था। हम खेत में जाते थे, हमारी दादी पोटली में 10 प्रकार के अनाज बांध के देती थी। मक्का की बिजाई करने जाते थे गौतम जी, हमको याद है वो जमाना। हमने बैल हल चलाए हैं, खेती की है, सब कुछ किया है। तो देखते हैं कि उसमें कंगनी, समाई, चौलाई, तिल, उर्द, मूंग, चरी, मक्का, सन, कितनी चीजें थी जो पूरे परिवार का पोषण करती थी। वो भी एक खेती थी, वो थकी हुई खेती नहीं थी। हमारे पास उत्पादन पेट भरने के लिए कम जरूर था, लेकिन पोषण के लिए उत्पादन था। पोषण युक्त उत्पादन पैदा करने की कला भारत में थी।
हमको उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजाने की जरूरत थी। तो आप मूल प्रश्न पर आते हैं, विरोध क्यों होता है? तो एक तो मैं सभी विधाओं का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपने खेत पर इन विधाओं का प्रयोग किया है। लेकिन पूरे देश के किसान भाइयों को, मनुष्यों को, विचारक लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये दौर विरोधाभास का नहीं है। ये दौर है कि एक रूपता के साथ हम देश की तस्वीर को कैसे बदलें, एक रूपता के साथ हम कृषि को संकट से बाहर कैसे निकालें। यदि हम अपने अपने तरीकों को श्रेष्ठ बताएंगे और दूसरे तरीके की निंदा करेंगे, उसको छोटा बताएंगे, तो कभी भी ना एक रूपता आएगी, ना सामूहिकता आएगी, ना अभियान बनेगा और ना ही राष्ट्र समृद्ध होगा। हम ताश के पत्ते खेलते रहेंगे, तेरा पत्ता बढ़ा कि मेरा पत्ता बढ़ा। अब इसका स्थायी समाधान क्या है? लंबे समय तक प्रयोग करते करते मैंने देखा कि शुभ के लिए भी संकल्पना उभरती है और फिर विरोध क्यों होता है? इसका मनुष्य जानबूझकर विरोध नहीं करता। मनुष्य को कहीं ना कहीं शुभ की संकल्पना में अपने अवसर को पहचानने में चूक होती है और अवसर साझा होता है। विशेषज्ञता अवसर नहीं होता, विशेषज्ञता शोध होता है। अवसर तो साथ साथ ही होता है। तो हमने क्या देखा कि प्रकृति के नियम निश्चित हैं। तो आज भी हम भारत के, और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सूर्य फाउंडेशन के जरिए ये देश को एक विचार जाने की जरूरत है कि हम यदि खेती के तरीकों में जो इस समय विरोध है उससे मुक्त होना चाहते हैं और देश प्राकृतिक खेती, जैविक खेती या एक नाम से कोई भी राष्ट्रीय खेती जिससे हम मिलकर एक आवाज के साथ काम कर सकें, तो उसकी एक बहुत सुंदर अवधारणा है। वो है हम प्राकृतिक सिद्धांतों को समझ के स्तर पर ऊपर ले आए, क्योंकि प्रकृति के सिद्धांत जो हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं है। सूर्य पूरब से निकलता है, इस पर कौन वकालत करेगा? मौसम बदलता है, धरती में उर्वरता होती है, धरती और पेड़ पौधों में सहअस्तित्व है, धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में सहअस्तित्व है। वो सहअस्तित्व का सूत्र ही पूरकता है। उस पूरकता को मनुष्य ने नहीं बनाया, उस विविधता को मनुष्य ने नहीं बनाया, उनके सतह के उत्पादन के घनत्व को मनुष्य ने नहीं बनाया, उसकी इकोलॉजी को, नैसर्गिकता को मनुष्य ने नहीं बनाया। तो आज इस देश के मनुष्यों को जरूरत है कि वो प्रकृति के सिद्धांतों को मूल स्वरूप में ऊपर ले जाएं। यही नीति है। कृषि की नीति का मतलब है कि हम मूल स्वरूप को परिभाषित कर दें कि पूरे देश में नाम एक, कंटेंट माने वस्तु एक, परिभाषा एक, कार्य योजना एक। यदि एक राष्ट्र इस अवधारणा के साथ उभरता है, उसको दुनिया में विकसित होने के लिए कोई रोकने वाला नहीं। और हमारे देश में जो कल्पना हो रही है अभी कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में जो सोचने लगे हैं, वो हमारी कल्पना नहीं है। वो साकार होने में कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश का एक एक आदमी इस पर विचार करे कि एक दाने से अनेक दाने पैदा करने वाली संस्कृति को पुरोधार करने वाले, मतलब पुरोधार कहते हैं कि जो जिनके पूर्वजों से ही वो धारणा हमारी बनी हुई है, उस धारणा के साथ जीने वाले हम इस लीनियर इकोनॉमी के पेच में कैसे फंस गए। हमको अब सर्कुलर इकोनॉमी, आवर्तनशील अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करने की जरूरत है। हमको प्रकृति के स्वरूप को सहअस्तित्व के रूप में पहचानने की जरूरत है, उसकी नित्य वर्तमानता को समझने की जरूरत है, ताकि हम अपनी अनुसंधान को, अपनी नीति को, अपनी शिक्षा को एक कंटेंट, एक सही वस्तु के साथ बदल दें। और ये बहुत सुंदर सवाल आपने किया और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का जो शिक्षित युवा वर्ग है इस पर वही विचार करेगा, और जब वो शोध पूर्वक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो ये देश दुनिया का सबसे बड़ा समृद्धशाली देश होगा। ऐसी मैं अपने अंदर से शुभ संकल्पना भी और शुभकामना भी पूरे देश के लिए करता हूँ। एक जब हम कृषि की बात करते हैं तो पूरे पंजाब, हरियाणा, इवन बहुत सारे क्षेत्रों में मोनोक्रॉपिंग है। धान, गेहूं, तो बड़ा क्षेत्र गेहूं का, धान का बड़ा गेहूं, और शायद बाहर विदेशों में भी ये है, बड़ा ह्यूज लैंड है उनके पास बहुत सारा, तो एक ही करते हैं जिससे मशीन से एक साथ कटाई, एक साथ निदाई, एक साथ गुड़ाई, एक साथ लगना हो सकता है। भारत छोटे छोटे टुकड़े जमीन के हैं। आजकल बड़ा परिवार नहीं, छोटा परिवार हो गया, 1 एकड़ 2.5 एकड़ ऐसी जमीन मिलती है। इसमें जब हम मोनोक्रॉपिंग की
क्रॉपिंग की बात करते हैं कि अलग अलग फसल हम कैसे लगाएं, मल्टी क्रॉपिंग की बात करते हैं, मल्टी लेयर की बात करते हैं, तो उसका एक मॉडल क्या है कि किसके साथ क्या लगाएं, किसके साथ कौन सी फसल सहफसली हो सकती है, जिससे दोनों एक दूसरे के पूरक बन के अल्टीमेटली वो किसान के लिए लाभदायक सिद्ध हो, आर्थिक रूप से भी, पर्यावरणिक रूप से भी। हाँ, ये एक बहुत सुंदर बात है, क्योंकि अब मल्टी लेयर क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न और वर्टिकल फार्मिंग, घनत्व कृषि भी, आवर्तनशील कृषि भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन लोगों ने जो शोध और प्रयोग किए हैं उनको वो सभी को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मूल बात आती है कि हम पहले मोनोक्रॉपिंग पर क्यों गए। उसका कारण था कि देश में जब अनाज की कमी थी तो खाद्यान्न के लिए पूरी श्रृंखला के बारे में नहीं सोचा गया, पहले देखा गया कि किन चीज़ों में हम एक साथ उभर सकते हैं। तो ये उस समय का दौर था और उसमें सफलता मिली। फिर मैंने दोबारा ये दोहराया कि सफलता को हमने समीक्षित नहीं किया, तो एक तरफा चली गई। जहां धान और गेहूं बढ़ा वहां हमने दाल, तेल, वहां से बहुत चीजें गई हैं। मतलब जहां पर एक विविधता थी, अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, सभी पूरा वैभव था धरती का। आज केवल वहां गेहूं, गन्ना और धान रह गया। तो ये दुर्घटना तो घटी, लेकिन अब इसमें क्या सुधार करें। तो सुधार का तरीका है कि जब लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही हो, खेत छोटा हो, तो मन बड़ा करने की जरूरत है। खेती तो छोटा हुआ है, मन तो खूब बड़ा है। तो मन बड़े का मतलब है कि हम अपनी सोच को बदलें और छोटा किसान भी ये सोचने लगे कि क्या मेरे खेत का आकार बढ़ सकता है। तो हमने अभी बताया था कि प्रकृति में उत्पादन का घनत्व होता है, उत्पादन क्षेत्रफल में नहीं होता। तो छोटे किसान को भी समझ में आ जाए कि मेरे पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन यदि उस 1 एकड़ जमीन पर कोई पौधा मुझे 40 फुट की ऊंचाई तक पैदावार देगा, तो 40 फुट ऊंचाई तक भी मेरा खेत है। इसको सरलता समझे तो जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी जमीन है तो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर ऐसे एकदम इसको बोलते हैं हम लैंड यूज पॉलिसी। मतलब भूमि का हमने सदुपयोग किया। मेरे किसान भाई इसको अभी ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। कारण क्या था कि एक फसल में से ज्यादा कैसे निकाला जाए, पहले हमने उनको वही विज्ञान दिया था। हमारे किसान भाइयों ने वही विज्ञान समझा कि एक फसल में से ज्यादा कैसे निकालें। तो क्या हो गया, ज्यादा लागत लगाकर ज्यादा निकालने की क्रिया जो थक गई, क्योंकि एक फसल में ज्यादा लागत लगाकर ज्यादा नहीं निकाला जा सकता। ये नियम नहीं है। जैसे एक बकरी को हम ज्यादा भोजन देकर हाथी का काम लेंगे, ऐसा होता नहीं। तो गेहूं का भी उत्पादन एक मात्रा पर ठहरेगा, गन्ने का भी एक मात्रा पर ठहरेगा, और हम कुछ ज्यादा चाहते हैं तो वो जो ज्यादा की कल्पना है, हमको फिर प्रकृति के नियम को देखना होगा, और वो नियम है विविधता। विविधता का मतलब है मुझे एक खेत में कई फसल लगाना है। अब लगाएं कैसे, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया विज्ञान है। हम यह कहते हैं बार बार, ये वैज्ञानिकों का शोध का काम है कि उसमें हम खेत को 3 तरीके से देखते हैं। एक तो हमारी मेड़बंदी क्या है कि हमारे पास क्या है, मेड़बंदी भी एक कलेश बन गया। जब से खेतों के बंटवारे हुए तो जमीन का एक बड़े विवाद का कारण हमारी मेड़ है। दूसरा, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग आई तो दूसरे खेत की कोई ऐसी क्रिया, ऐसी वस्तु जो मेरे खेत को नुकसान दे दे, कोई उसमें संक्रमण ना हो जाए, तो उसको कैसे मैं रोकूं, ये भी एक सवाल खड़ा हो गया। तो जैविक खेती में बफर जोन का एक सवाल खड़ा हुआ, और खेत की मेड़बंदी के झगड़े थे। तो एक तो हमने पहला काम ये किया कि मेड़बंदी को खेत के मेड़ से 2.5 से 3 मीटर अंदर ले गए। मेड़ से अंदर, क्योंकि बराबर वाला किसान भी तो हमारा ही मित्र है। तो हमने उसके मेरे पौधे लगाने से उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, तो मैंने उसके साथ सहमति के आधार पर अपनी खेत पर एक बफर जोन बनाने का निर्णय लिया। और बफर जोन में हम 4 प्रकार की फसलें लेते हैं। पहले क्या है, उसमें एक टिम्बर प्लांट, जैसे उत्तर भारत में हमने देखा मोहगनी बहुत अच्छा है, मिलिया डूबिया बकाइन की किस्म है, बहुत अच्छा है, और चंदन के पौधे खूब अच्छे यहाँ होते हैं। और भी पौधे हो सकते हैं, सागौन भी इसमें शामिल है। सागौन छोटे किसान के लिए ठीक नहीं है। पॉपुलर भी ज्यादा अच्छा पौधा नहीं है। लेकिन जो पौधे बीजू हैं, क्योंकि कई कुछ पौधे से जैसे यूकेलिप्टिस है, पौधा तो वो भी है, बीजू भी है, लेकिन कारण क्या है कि वो कई बार जमीन में पत्ते और पानी की संरचना में थोड़ा सा असंतुलन करता है।
ऐसा देखा गया है। पर मुझे तो ज़्यादा अभी भी ये नोट में नहीं आया कि मैंने वो कोई नुकसान के लिए धरती पैदा करेगी, ऐसा तो नहीं है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि किसी किसान को प्रयोग करना तो वो यूकेलिप्टस भी लगा सकता है। ठीक। लेकिन मूल बात क्या है कि वो जो हमको 3-3 मीटर की दूरी पर लगाने हैं, 3 मीटर अंदर लगाने और उस बाउंड्री में 3-3 मीटर की दूरी पर लगाने, और फिर उसके हर 3 मीटर के बीच में एक फलदार पौधा लगाना है। जैसे 2 टिम्बर प्लांट लगा दिए तो एक हमने केला लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, आड़ू लगा सकते हैं, नाशपाती लगा सकते हैं। ऐसे पौधे जो ज्यादा न फैलते हैं और ज्यादा ऊंचे भी नहीं जाते हैं। तो 2 टिम्बर के बीच की 2 टिम्बर के बीच में 3 मीटर की जगह रहती है। प्लांटों में खूबी है, आप जंगल में देखोगे ना, प्लांट सटकर खड़े रहते हैं। वो तो हमारी बफर जोन है। अब ये लगाने के बाद हमने क्या किया कि जो 3 मीटर जगह खाली पड़ी है खेत की मेंढ से लेकर और 3 मीटर अंदर तक, उसमें हम कोई पशुओं के लिए चारा या फिर ऐसी जड़ी बूटियों को जगह देते हैं जिनमें हमारे खेत का संरक्षण भी हो जाए, शोधन भी हो जाए, सुरक्षा भी हो जाए। जैसे सतावर की किस्में आराम से किसान चाहेंगे तो साल भर की फसल, साल भर 1.5-2 वर्ष की फसल है, लेकिन बार बार निकालते रहो, लगाते रहो, उसमें क्रम बना रहेगा। उसमें सबसे बड़ी खूबी है कि वो पोषण के लिए बहुत अच्छी फसल है, वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छी फसल है, और बड़ी फसल ये है कि वो खेत में किसी जानवर को नहीं घुसने नहीं देता, तो संरक्षण भी हो गया। अब इन तीनों चीजों को, चारों चीजों को, कुछ उनके पौधों के नीचे कंद वाली चीजें लगाते हैं, तो इनसे क्या पता लगा कि खेत की मेंढ से ही उसको 1 लाख से ज्यादा की आमदनी प्रति वर्ष हो गई। जैसे कोई पौधा हमारा 10 वर्ष में कटेगा, कोई पौधा हमको 1 वर्ष में आमदनी देगा, कोई कंद हमको 8 महीने में आमदनी देगा, और कोई कंद हमको 1.5 साल में आमदनी देगा। लेकिन वो देगा, और जितनी देगा जब उसको हम क्रम से जोड़ते हैं महीनों में या वर्ष में, तो एक अच्छी आमदनी आ जाती है। खेत भी सुरक्षित हो गया, आमदनी भी मिल गई, और एक बड़ा काम हो गया। वो क्या कि जमीन के अंदर का जो संरचना है उसमें जीवांश कार्बन नहीं, बल्कि उसकी जो अंदर का उर्वरता का जो नियम था वो अवरुद्ध हो गया। रसायन ज्यादा चले गए, जुताई ज्यादा हुई, पानी ज्यादा गया, पीएच भी खराब हुआ, ईसी भी खराब हुआ। इसी का मतलब 2 कणों के बीच का जो अनुबंधी है, प्रक्रिया है। अब इसको कैसे ठीक करें, तो पता ही लगा कि जब बफर जोन काम करने लगती है तो अपना खेत तो ऑर्गेनिक होता ही है, पड़ोसी का खेत भी 10-10 फुट तक ऑर्गेनिक हो जाता है। क्योंकि जो केंचुए अपने में पैदा होते हैं वो तो बरसात में, कोई केंचुए को तो ये पाबंदी है नहीं कि वो वीजा लेकर दूसरे के खेत में जाएगा, वो तो आराम से नीचे से जाएगा। तो जो हमको डर था कि दूसरे के खेत से मेरा खेत खराब ना हो जाए, बल्कि अब ये उल्टा हो गया कि मेरे खेत से दूसरे का खेत भी ठीक होगा, और मेरी आमदनी को देखकर दूसरा किसान भी आगे के लिए तैयार होगा। अब हमने क्या हुआ, 500-700 मीटर जगह देकर हमने अच्छा पैसा कमा लिया। तो ये तो मेड़ है। ठीक है। अब हम गए खेत में। खेत को हमने 2 टुकड़ों में बांटा क्रम से। पौधे के आकार को ध्यान में रखकर हमने पहले एक सूची बनाई, उसका नाम है हमारी पेरेनियल क्रॉप्स कितनी है, बहुवर्षीय फसलें हमारी कितनी है। गन्ना मुझे कितने वर्ष तक चलाना है, मुझे नींबू लगाना है तो कितने वर्ष तक चलेगा, अमरूद लगाना है तो कितने वर्ष तक चलेगा, मुझे आम लगाना है तो कितने वर्ष तक चलेगा। एक सीमा निर्धारण हो गया। फिर दूसरा हमने क्या देखा, उस पौधे का विस्तार कितना है, फैलाव कितना है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिस्टेंस। जैसे उसको देखेंगे तो स्पेस मैनेजमेंट आ जाएगा। अर्थात एक पौधा यदि मुझको 1 कुंटल आमदनी देगा तो मुझे 1 एकड़ में से कितने पौधों से कितने कुंटल मिलेगा। तो मुझे पहले मैं उत्पादन तय करता हूँ। तो मैंने उत्पादन किया कि मुझे 10 कुंटल आम की जरूरत है, तो कितने पौधे लगाने। मान लिया एक पौधा 2 कुंटल आम देगा तो मुझे 5 पौधे लगाने, 10 कुंटल आम मिल जाएगा। 40 कुंटल लेंगे तो उतने पौधे लगाने। तो मैंने अपने उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन की बिक्री और आमदनी को ध्यान में रखते हुए हम देखिए कहाँ से चले, हम सही दिशा की ओर से चल रहे हैं। उत्पादन से बाजार की ओर जाना ये उल्टी दिशा है। सही दिशा है मांग और आवश्यकता को ध्यान में रख के हम उत्पादन करें। तो ये डिजाइन बन गया। तो हमने उसमें फसलों को बांट लिया कि पेरेनियल क्रॉप्स क्या है, बहुवर्षीय, और सीजनल क्रॉप्स क्या है। अब इनमें भी देखा पोषण किसका किससे ज्यादा होता है। तो प्राकृतिक नियम है सबसे ज्यादा पोषण मोटे कंदों से होता है। मतलब जिनकी जड़ मोटी होती हैं वो पोषण ज्यादा करती है।
अच्छा। फिर आता है जो दोदल हैं, वो पोषण करती हैं। पोषण का मतलब है कि नियम नियंत्रण संतुलन में पोषण क्रिया समृद्धि के अर्थ में होती है। फिर ये भी पहचान में आता है कि अवशेष किससे ज्यादा खेत को मिलता है। तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो मोटे कंद जैसे, मोटे कंद में से मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर जो जमीन के अंदर जाते हैं, पर लेकिन वो तो थोड़े समय के लिए, बिल्कुल थोड़े समय के हैं, लेकिन वो काम तो पूरा करते हैं। भाई जैसे हम मूली खाते हैं तो हमारे शरीर को फायदा होता है, वही मूली का रस जमीन को मिलेगा, जमीन को भी फायदा होगा, पोषण तो वहां भी देगी ना वो। तो अब हम इसको जांचा कैसे? तो जब हमने इन फसलों को लगाने का तरीका देखा तो मैं एक बढ़िया सुंदर एक एग्जाम्पल देता हूं जो किसान भाइयों को समझाने की जरूरत है। हम चूंकि गन्ने के किसान भी हैं और गन्ना हमारे आसपास बहुत होता है, किसान आते हैं तो उनके बारे में उनका ख्याल रखते हैं। तो क्या जैविक खेती में गन्ने का भरपूर उत्पादन हो सकता है जितना किसान ले सकते हैं, और पूरे खेत में नहीं तो कम जमीन देकर अधिक उत्पादन कैसे लें? हमने इस पर विचार किया। 7-8 वर्ष पहले से हमने फिर इस पर शोध करना शुरू किया, खेत में प्रयोग किए, कितनी दूरी पर, कितनी जगह में, कितनी गांठ लगाकर, किस बीज को लगाकर क्या निकल सकता है। तो एक कॉमन बात निकल कर आई कि यदि 1 बाई 1 मीटर जगह में मैं 5 गांठ लगाता हूँ, 5 गांठ माने बड़, गन्ने की जो गांठ होती है, गांठ जो लगाते वो 5 गांठ में 1 बाई 1 मीटर, 1 बाई 1 मीटर, हाँ 5 गांठ लगाता हूँ तो मुझे 20 से 25 गन्ने मिल जाते हैं। और वो 20 से 25 गन्ने का वजन यदि 2 किलो होता है तो मुझे 40 से 50 किलो गन्ना 1 मीटर से मिल सकता है। तो हमारा ये, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या किया हमने? 1 मीटर जगह में से हमने एस्टिमेट लगा लिया कि हम 40 से 50 किलो गन्ना निकालेंगे, क्योंकि निकला है तो निकालेंगे। अब वो प्रयोग कर लिए, वो प्रयोग सफल हो गए। तो जब वो बराबर उस तरीके के प्रयोग सफल हुए तो अब हमने तय किया कि मुझे 1 एकड़ जमीन से 400 कुंटल गन्ना निकालना है। देखिए ये सुंदर बात है, और 1 एकड़ जमीन से 400 कुंटल गन्ना किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ज्यादा भी कर लेते हैं, कुछ लोग कम भी करते हैं, लेकिन 400 कुंटल एक सम्मानजनक उत्पादन है, किसान भी राजी होते हैं। तो अब हमने किसानों से एक अध्ययन करते हुए पूछा, क्योंकि ये अध्ययन का विषय है, तो हमने पूछा कि यदि 1 मीटर जगह से मैं 50 किलो गन्ना निकाल सकता हूं तो मुझे 400 कुंटल गन्ने के लिए कितने मीटर की जरूरत है। अब किसान गणित तो लगाते नहीं, लेकिन उनके साथ दिमागी कसरत करते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि भाई ऐसा सोचो कि मैंने 1 मीटर में 50 किलो निकाला तो मेरा 1 कुंटल कितने में आ गया? 2 मीटर में आ गया। तो मेरा 400 कुंटल कितने में आ जाएगा? 800 मीटर में आ जाएगा। अब 1 एकड़ में कितने मीटर है? 800 मीटर। मैंने 700 मीटर दे दिए बफर जोन में। 4000 मीटर में से 1 एकड़ बराबर 4000 वर्ग मीटर। 4000 वर्ग मीटर में से मैंने 700 मीटर दे दिए बफर जोन में, जो मैंने पहले आपसे बता चुका हूं। अब मुझे अंदर गन्ना लगाना है, तो गन्ने को कितना देना है? 800 मीटर। बचा हुआ कितना है? 3200 मीटर। अंदर कितना बचा है? लगभग 3200-3300 मीटर बचा है। अब मैंने उसमें से 800 मीटर देना है। इसका मतलब 3 हिस्से खाली छोड़ना है, 1 हिस्से में गन्ना लगाना है। तो हमने 1 मीटर की एक लाइन बनाई, उसमें अच्छी तरीके से कंपोस्ट खाद डाला, अच्छे तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से जहां से भी हम लैब से कल्चर मिल सकते हैं। मान लिया हमारी जमीन कमजोर है तो हम उसमें खुराक दें। भाई कल्चर को हमें बाजार से नहीं खरीदना है। ये मूल बात यह है कि किसानों को बाजार से दिमाग हटा देना है। कल्चर हमारे लैब में है, साइंटिस्टों ने खोज के रखे, नाइट्रोजन का कल्चर, फास्फोरस का कल्चर, जिंक का कल्चर, मैग्नीशियम का, बोरोन का, सिलिकॉन का, सारी चीजें खोजी हैं। तो जब चीज हमारे पास उपलब्ध है तो यही लैब टू लैंड है। हम चले जाएं, एक बार कल्चर ले आएं, गुड़ के साथ मल्टीपल करें, गोबर में मिलाएं, डाल दें। अब यदि और उनको स्थिर करना है, मजबूत करना है, तो कंपोस्ट में हम थोड़ा सा 2-4-5 किलो नीम की खली या सरसों की खली मिला दें। सब चीज जमीन को देनी है। अब वहां पर हमने गन्ने की बिजाई कर दिया। ये हो गया, हमने गन्ने को खुराक दी। लेकिन ये पोषण प्रबंधन नहीं है।
अब पोषण प्रबंधन तो फसलों से करना है। अब वो जो जगह बची है, अब नहीं, जगह नहीं बची अभी गन्ने में ही। गन्ने में, हाँ, पोषण प्रबंधन तो फसलों के द्वारा होता है। ये तो हमने कृत्रिम तरीके से दिया है अपना मन समझाने के लिए। तो हमने दो प्रयोग बराबर बराबर किए, एक वो जिसमें हमने कंपोस्ट भी दिया, कल्चर भी दिए, और एक प्रयोग हमने ऐसा किया जिसमें हमने ना कंपोस्ट दिया ना कल्चर दिया। हमने क्या दिया, हमने फसल पैदा करी है। जैसे हमने नाली जो बनाई थी जिसमें गन्ना लगाना, मैंने गन्ना मुझे सितंबर अक्टूबर में लगाना है, तो मैंने 1-1.5 महीने पहले नाली बनाई और उसमें मेथी डाल दी। मेथी, हाँ, आप धनिया डाल दीजिए, मेथी डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए, बरसात में बरसेगी, कुछ ना कुछ होगा। तो बरसात में कुछ भी नहीं होगा तो घास होगी। आप क्या करोगे, वो सारी चीजें जो है जमीन की उर्वरता को बढ़ाती हैं। हमने उर्वरक मिट्टी तो 2-3 इंच की अलग कर दी थी, और उसमें अब जो नीचे से घास होगी तो उसकी जड़ों के द्वारा फिर वो उर्वरक हो गई। अब हमने क्या किया, अक्टूबर का महीना आया और हमने वहां से आराम से खुरपी की नलाई करी और वहां पे गन्ने का जो बीज अलग से बना रखा था उसको लगा दिया। और जिस दिन गन्ने का बीज लगाया उसी समय उसके बराबर वाले हिस्से में जो 3 मीटर खाली था उसमें लहसुन लगा दिया। तो गन्ना और लहसुन एक ही दिन लगा दिया, और दो गन्ने की जो लाइन है उनके बीच की जगह को खाली रखा, क्योंकि लहसुन की यदि निराई करनी पड़ेगी या लहसुन में काम करना पड़ेगा तो हम उसके बीच में से निकलते रहेंगे। बड़ा सुंदर कार्यक्रम है ये, मैनेजमेंट का सारा खेल ये पूरा एक गणित है, पूरा गणित है। किसान को ये गणित समझना बहुत जरूरी है। पहले यही था, हाँ, हम क्या खेत में कूद गए पहले। तो अब क्या हुआ कि हमने फिर जब लहसुन लग गया, उसका पोषण प्रबंधन ठीक हो गया, गन्ना हमारा लग गया, तो हमने गन्ने की 2 लाइन के बीच में प्याज लगा दिया। प्याज लगा, हाँ। अब प्याज क्या करती है, प्याज के रस गन्ने को मिलते हैं तो ज्यादातर पोषण प्रबंधन हो जाता है। जड़ जो बाहर जाती है उसको लहसुन के द्वारा रस मिलते हैं, पोषण प्रबंधन पूरा होता है। मैं एक बड़ी सुंदर बात आपको बताना चाहता हूँ। हमको लगता था कि हम सुनते थे कि हजारों वर्षों में कार्बन बढ़ेगा, हजारों वर्षों में ये होगा, बड़ी चुनौती लगती थी। आज मैं किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि प्रति वर्ष जमीन अपनी कंडीशनिंग करती है और हर बरसात में जमीन अपने जीवांश कार्बन को बढ़ाती है। हर बरसात में, वर्षा काल है ही जीवांश कार्बन बढ़ने का जगह। जीवाणु भी बढ़ते हैं, जीवांश कार्बन भी बढ़ता है। और कैसे बढ़ते हैं, घास पैदा होती है, बेशुमार कीड़े, ऊपर से पानी बरसता है, बिजली चमकती है, सारे नाइट्रेट जितने भी पोषक तत्व हैं जमीन को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम अधूरी कल्पना से धरती को ना देखें। धरती प्रति वर्ष अपनी उर्वरता को समृद्ध कर देती है, हमें वही समझना है। उससे क्या निकला, हमने जब पूरी धरती का पोषण देखा तो उसी क्रम में हमने धरती को पोषण से प्रबंधन करना शुरू कर दिया। और उसमें पता ये लगा कि हमारे गन्ने को जो लहसुन से, प्याज से जो मिला उसके लिए अलग से कोई खुराक देनी नहीं पड़ी, और जिसमें हमने खुराक दे रखी थी और इसमें मात्र ज्यादा से ज्यादा 10% का अंतर है। इसका मतलब हम बिना प्रपंच में फंसे हुए खाद कैसे बनाएंगे, दवाई कैसे बनाएंगे, इससे भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हमको तुलनात्मक प्रयोग करने की जरूरत है। हम वैसे ही किसी के कहने से जल्दबाजी ना करें, पूरी तरीके से बात को समझ लें। तो तभी से हमारे धर्म में यह जाने लगा कि खेती करने का काम नहीं था, ये तो समझने का काम था। अब मुझे उस खेत में खाद भी नहीं डालना पड़ रहा। अब देखिए, प्याज की नलाई हुई तो गन्ने की हो गई, लहसुन की नलाई हुई तो गन्ने की हो गई, लहसुन को पानी लगा तो गन्ने को लग गया, प्याज को भी लग गया। अब सिंचाई का प्रबंधन बहुत आसान और कम हो गया। जिसमें कई बार ये प्रश्न आता है कि किसको कितना पानी देना है, ये फिर बाद में बड़ी ये तो बहुत सुंदर चीज है। देखिए क्या है, सिंचाई का एक नियम है, सिंचाई केवल प्यास बुझाने के लिए होती है। और प्यास बुझाने का मतलब है कि ताप, दाब, नमी संतुलित रूप में किसान को देखने का अभ्यास होता ही है। किसान पहचान लेता है कि मिट्टी में कितनी नमी है, ये तो उसको पहचान लेता है, कितनी नमी में जड़ों का विकास होगा। हमने तो उसको उल्टा फंसाया है कि धान में खरपतवार ज्यादा ना हो जाए इसके लिए पानी भरवा दिया, इसके लिए दवाई डलवा दें। हमने खरपतवारों से डरा कर दवाई, पानी का दुरुपयोग किया है। फसल को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम कम से कम फसल में धान ले लेते हैं।
हम पानी का क्या भरने ही नहीं देते, कोशिश करते हैं, हमारा 20-20 दिन ट्यूबवेल बंद रहता है, गर्मी के दिन में बंद रह जाता है, वहाँ बरसात में भी ट्यूबवेल चल रहे हैं। ये तो इसका मतलब समझ गए तो सारा खेल है। तो खेती फसल को पानी नहीं चाहिए, वो तो प्यास बुझाता है, नमी चाहिए। इसलिए बरसात में जब ज्यादा बरसती है तो जमीन मुंह खोल देती है, सतह पे नहीं भर के रखती, कैंचुए से राख खोलेंगे तो तुरंत नीचे जाएगा वो जमीन का। तो पानी का स्रोत तो अंदर है, नमी बनाए रखना धरती की व्यवस्था है, यही कार्बन की उपयोगिता है, यही कीड़े केंचुओं की उपयोगिता है, यही सब फंगस की उपयोगिता है। फंगस का काम है नमी को नियंत्रित रखना, बैक्टीरिया का काम है नमी को नियंत्रित रखना, जड़ों का काम है नमी को नियंत्रित रखना। इसीलिए केवल पोषण नहीं होता, पानी की पूर्ति भी जड़ों के द्वारा होती है। ये बराबर एक नियम है। और इस सहस्तित्व को देखेंगे तो ये सहस्तित्व में हम सारे कीड़े केंचुओं को, सारी वनस्पतियों को आपस में काम करते हुए देखते हैं। तो ये एक मॉडल हुआ जिसके बारे में आपने बताया। तो इसमें मैंने आपको अभी इसका थोड़ा सारांश बता दूं कि गन्ना तो 400 कुंटल निकला, पर 12 कुंटल लहसुन भी निकला, और बाद में हल्दी लगाई तो लगभग 25 से 30 कुंटल हल्दी निकली। हल्दी कहाँ लगाई हमने? हल्दी जहाँ लहसुन लगा था। अच्छा। लहसुन के बाद हल्दी, और हल्दी में जब पत्ता गिर गया तो अलसी। इसका मतलब खेती में ज्यादा जुताई और पानी का संकट नहीं था, लागत का संकट नहीं था, खेती में तो समझ का संकट था। हमको तो समझना है, उसी खेत में कम मेहनत और लागत तो रही नहीं कुछ भी, और आमदनी कितना हुई। हाँ, ये मेन है। आमदनी एक एकड़ से किसानों का, यदि कोई किसान अपने एकड़ से 1 लाख निकाल रहा है, उसमें 4 लाख रुपए निकल रहा है, 4 गुना आमदनी। ये बड़ा गंभीर सवाल था। और बार बार मैं तो 10 वर्षों से अपने देश के कृषि वैज्ञानिकों को और रसायन मुक्त खेती के सभी प्रयोग करने वाले सभी किसानों को बार बार ये कह रहा हूँ कि आप किसी विरोध में ना फंसें। आप तरीका कोई भी अपनाएं, आप तरल बनाकर भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, आप कंपोस्ट बनाकर भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास गाय है तो उसका प्रयोग भी नहीं बल्कि उपयोग क्या है। देखिए, प्रयोग से पहले हमको उपयोग समझना है। उपयोग समझ में आता है तो सदुपयोग होता है, व्यवस्था में भागीदारी होती है। तो यहाँ ये गाय बकरी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये मानव केंद्रित है। जो भी कुछ गड़बड़ हुई है वो मानव की सोच के कारण हुई है, और जो सुधार होगा वो भी मानव की सोच से होगा। गलती मानव करे और सुधार गाय करे, ये दोनों तुक की बात नहीं है। तो 1 एकड़ में एक फॉर्मूला दिया आपने, हाँ, कि किस प्रकार से हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप करते हैं उसकी जगह हम अपनी आय 2 4 गुनी तक इससे बढ़ा सकते हैं। विविधीकरण का ये एक मॉडल हो। ये तो हो गया मल्टी क्रॉपिंग का। इसी प्रकार मल्टी लेयर में भी कोई मॉडल है? हाँ, देखिए, अब मल्टी लेयर कैसे करेंगे। मल्टी लेयर में क्या है कि कुछ हमारे किसान साथियों ने पूरे देश में बड़े अच्छे प्रयोग किए हैं। उनको मैंने खेतों पर जाकर देखा है। तो किसी ने क्या किया कि किसी ने छोटे स्पेस में मल्टी लेयर का मतलब है परत बढ़ा दें, सतह बढ़ा दें। तो जैसे बेल वाली सब्जियां उनको ऊपर ले गए, कंद वाली सब्जियों को उनके नीचे ले गए, फलदार जो सब्जी थी उनको थोड़ा एक अलग स्थान दे दिया, पत्ते वाली सब्जियों को अलग स्थान दे दिया, उनके साथ में फलदार पौधों को एक स्थान दे दिया। तो इस प्रकार के दूरी के नियम, बीज की मात्रा, पौधे का विस्तार, सब चीज़ों को देखकर जब हम खेत में एक डिजाइन बनाते हैं तो हर पौधा अपने विस्तार, आकार और विस्तार में काम करता है। उस आकार विस्तार को देखकर ही हम इसको बोलते हैं ये मल्टी लेयर हो गया। एक पौधा भी मल्टी लेयर होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे एक बाग में से हमने कुछ पौधों को, जब वो बाग के अंदर थे तो उनका उत्पादन 1 कुंटल तक अधिकतम था। लेकिन जब बाग में से कुछ पौधे हमने उनके आसपास के हटा दिए और उसका विस्तार पूरा हुआ तो पौधे की आकृति में चेंज हो गया। पहले आकृति ऊंच खड़े आकार में थी, फिर विस्तार परस्परता में बराबर में ज्यादा बढ़ गया, और उत्पादन मैंने देखा कि 4 गुना से 6 कुंटल, मतलब जहाँ 1 कुंटल था वो 4 से लेकर 6 कुंटल चला गया। इसका मतलब पौधों की संख्या बढ़ाकर, कम जगह देकर हम बीमारी पैदा करेंगे, उत्पादन गिराएंगे, क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन यदि उत्पादन बढ़ाना है तो पौधों की संख्या निश्चित करनी है, बीज की मात्रा निश्चित करनी है, दूरी के नियम को समझना है, स्थान का चयन करना है, किस फसल को कितना देकर मैं क्या पैसा निकालूंगा। ये पूरा का पूरा विज्ञान है।
इसलिए खेती प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर चले और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चले, दोनों चीजों का समन्वय। हम विज्ञान को छोड़कर आगे भागेंगे, वो भी तरीका ठीक नहीं है। अभी इसी विज्ञान की बातें करते हैं। जब हमने ये मॉडल देखा, हमारे देश में बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मौसम का भी अपना अपना प्रभाव है। हमने ये मॉडल बना लिया, लेकिन हम देखते हैं भयंकर बरसात, बाढ़ की स्थिति और सूखे की स्थिति, ये दोनों पीक कंडीशन में आता है। अभी हम देखते हैं बाढ़ का बहुत बड़ा, बिल्कुल। उस समय जब हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि अब कुछ शोध ऐसा है कि आप ओपन फार्मिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रकृति आपके अनुकूल नहीं है। तो कुछ लोग प्रोटेक्टिव फार्मिंग की बातें करते हैं, जो हमारी संरक्षित खेती है उस पर बातें करते हैं, बिल्कुल, जिसमें कॉस्टिंग ज़्यादा है, वन टाइम कॉस्ट तो है ही है, आती है। किसान उस पर बढ़े या इसी पद्धति में कुछ बदलाव करे, क्योंकि ये भी चैलेंजिंग है। देखिए, जो किसान लघु और सीमांत किसान हैं, उनके बारे में ये सोचकर ये काम तय हुआ। और ये भी हुआ कि कुछ जगह विषम परिस्थिति है, कहीं बहुत समय तक ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं संरक्षित खेती पर ध्यान करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हर जगह की उपयोगिता को देखा गया है। मेरा उसमें एक निवेदन और एक सुझाव है पूरे देश के लिए कि हम संरक्षित खेती जरूर करें, क्योंकि इस समय की मांग है, लेकिन संरक्षित खेती में हम प्रकृति के विरोध में ना चले जाएं। प्रकृति के साथ परस्परता जरूर बनी रहे। जैसे ग्रीन हाउस को हमने देखा, नेट हाउस को देखा, पॉली हाउस को देखा, तो जब जब भी हमने जिसमें ज्यादा कंट्रोल जिसमें किया है, उसमें थोड़े दिन के बाद बीमारियां आई हैं। अब तो ग्लास हाउस भी आने लगा। हाँ, तो ध्यान ये रखना है कि हमको कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़कर चलना है। हमारा ध्यान ये था कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम उत्पादन ले सकें, ये ज्ञान हमको होने की जरूरत है। तो ये संरक्षित खेती एक समय की खेती है, जरूरत की खेती है। हम हाइड्रोपोनिक को भी देखेंगे तो वो भी एक खेती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृति के विरोध में ना चला जाए। इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो प्रकृति का चौथा सिद्धांत है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है वर्षामान, तापमान और ऋतुमान के साथ वहाँ की फसलों का उत्पादन होता है। आप देखेंगे पहाड़ में जाएंगे तो वहाँ की इकोलॉजी अलग है, महाराष्ट्र में जाएंगे वहाँ की इकोलॉजी अलग है। तो इकोलॉजी एक नैसर्गिक प्राकृतिक संरचना है, जिसमें जैसी गर्मी सर्दी होगी वैसी मिट्टी की बनावट हो जाएगी, वैसे ही वहाँ के जीव जंतु हो जाएंगे, वनस्पतियाँ हो जाएंगी। इसी को लोकल फॉर वोकल बोला गया। हम स्थानीयता को महत्व दें। उस स्थानीयता को महत्व देते समय हम अपनी पूरी फूड चेन को बनाएं। कहाँ मिलेट्स हो सकते हैं, कहाँ फ्रूट हो सकते हैं, कहाँ पानी ज़्यादा है तो वहाँ क्या हो सकता है। जैसे हमने देखा, एक हमारे मित्र किसान है, उन्होंने देखा उनके खेत में एक बार वर्षा जल लंबे समय तक रुकता था, तो उन्होंने उसमें खेत में ही सिंगाड़े की खेती कर ली। तो ये तो एक सोच का ही तो बात है ना। अब किसी दूसरे किसान को लगा कि यहाँ मैं इतने दिन मछली पालन कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है। तो ये सारी कल्पनाएं हमारे अंदर से उभरेंगी। अब बहुत ज़्यादा पानी लंबे समय तक टिका है, हमने देखा वहाँ पर अर्जुन के पौधे कहीं खड़े हैं, वो भी एक औषधि पौधा है। हमारी कल्पना जाएगी तो हम दुनिया में जहाँ भी चीज़ों को देखेंगे वहाँ की नैसर्गिकता के साथ इन चीज़ों को बैठाएंगे। तो जो आप कह रहे हैं, मानव जाति के किए गए सारे प्रयासों में केवल हमको ये देखना है, अब हमको इकोलॉजी और इकोनॉमी को संतुलित करते हुए अपनी विधाओं को आगे बढ़ाना है। हमें विरोध नहीं करना। जैसे रासायनिक खेती में भी बहुत बड़े अपराध नहीं हो गए होते यदि वो संतुलित होती। आज क्या हो गया, किसानों को दवाई की मात्रा पता नहीं, स्प्रे ज़्यादा कर रहे हैं। अभी ताज़ा खबर है, कई जगह की घटना है कि जो एयरल स्प्रे हो रहे हैं उसकी जो गंध उनके फेफड़ों में चली गई, उससे फेफड़े को भी डैमेज हुआ, किडनी भी डैमेज हो रही है और बहुत तेज़ी से मतलब वो संक्रमण हो रहा है। तो इन चीज़ों से भी तो किसानों को जागरूक होने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमको किसान से व्यवसायी बनना है, हमसे किसान से हमको क्या कहें डॉक्टर नहीं बनना है। आज सबसे बड़ा एक जब प्रश्न आ रहा है, हाँ, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमारी बात को किसान नहीं सुनता। हम कहते हैं कि आपको 500 ग्राम डालना है, वो 5 किलो डाल देते हैं। किसान कह रहे हैं कि हमारे सोच के अनुसार वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर रहे हैं।
ये संपूरक कैसे देखिए, बनेंगे? ये तो देश में जन जागृति का बड़ा अभाव है। कैसे अभाव है इसके बारे में आपने तो बड़ा गंभीर मुद्दा छेड़ दिया। ये क्या, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत बड़ा अभाव है। हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं और हर विभाग में प्रशिक्षण है, लेकिन वस्तु स्पष्ट नहीं है और रिसोर्स पर्सन कमजोर है। हम किस कार्य योजना को किस स्तर तक किस ढंग से पेश करेंगे, इसका तो हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पर रिसोर्स पर्सन को कैसे हम कंटेंट के आधार पर मजबूत बनाएंगे, इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट में ही काम नहीं हो रहा। तो उससे क्या हो रहा है, किसान अब वो 0.01% या 0.1% का घोल बनाने में तो क्या, वो जो जमीन को नहीं नापता, जो अपना हिसाब नहीं लिखता, वो 0.01% का घोल कैसे बनाएगा? जो बोतल पर लगे हुए जो डेंजर के जो सुरक्षा के कवच हैं, उनके स्टैंडर्ड्स में लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, हरा रंग है, जो उसको नहीं देख पाता, जो दुकानदार उसको नहीं समझा पाता, सबको तो लाभ का रोग लगा है। तो मूल बात क्या है कि जन जागृति देश का पहला काम है, जन चेतना को बदलना पहला काम है। और मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, यदि मानसिकता नहीं बदलेगी तो आप कितनी कार्य योजना बदल दीजिए, कितने नाम बदल दीजिए, हम नाम ही तो बदल रहे हैं। पिछले 20 साल को अध्ययन करके देखिए, हमने योजनाओं के नाम बदले, चलाने का तरीका वही, हमने नाम बदलने हैं, बजट बदलने हैं, ये नहीं चलेगा। यदि देश को एक गौरवशाली देश बनाना है तो हमको देश की मानसिक चेतना पर काम करने की जरूरत है। भरत जी, किसानी में खेती को, बीज को, ट्रैक्टर को, ये सब बाजार आधारित हो गए हैं, दवाएं बाजार आधारित हो गई हैं, तो खेती बाजार कर रहा है आपके अनुसार। फिर उसके बाद मंडी में भाव बाजार मंडी लगा रहा है, भाव मंडी लगा रहा है। बिल्कुल, खेती बाजार कर रहा है, भाव मंडी लगा रहा है। तो किसान के पास क्या बचा फिर? प्रोसेसिंग, जिसमें वो काम कर सके। ये प्रोसेसिंग कितना जरूरी है और छोटे स्तर पर किसान प्रोसेसिंग में कैसे आगे बढ़े, मूल्य संवर्धन में कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में। हाँ, ये इसके दो हिस्से हैं। एक पहला हिस्सा कि हमने उत्पादन प्रबंधन कैसे किया। हमने पहले आवश्यकता और मांग को देखा कि ये आवश्यकता है और ये मांग है और इसमें अच्छा पैसा मिल सकता है। उसके आधार पर हमने उत्पादन प्रबंधन किया। अब उत्पादन प्रबंधन के दो स्वरूप हैं, हम कच्चे माल के रूप में बेचें या हम तैयार उत्पाद के रूप में बेचें। तो जब हम उपभोक्ता को देखते हैं, मुझे उपभोक्ता शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं एक परिवार हूं पैदा करने वाला, दूसरा परिवार है जो खाएगा, खाने वाला। तो दोनों का संबंध है, वो केवल कंज्यूमर नहीं है, वो मेरा संबंधी भी है। तो जब मैं उसको देखता हूं तो पता लगता है कि मैं वहां तक जाऊंगा तो वो कच्चा माल नहीं चाहिए, वो कहेगा मुझे तो थोड़ा आटा चाहिए या दलिया चाहिए। वो अपनी एक मांग पेश करता है। तो हमको एक बाजार तो उस मांग के आधार पर जो हमारे उपभोक्ता या साझा परिवार, जो संबंधी परिवार की आवश्यकता, वो गांव का भी हो सकता है, वो शहर का भी हो सकता है, कस्बे का भी हो सकता है। तो एक तो उसकी आवश्यकता को हमें ध्यान रखना है। उसको ध्यान रखना है तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना हो गई। एक होता है कि हम कच्चे माल को बेचें। तो कच्चे माल को बेचने में भी यदि हमने माल पैदा करके हम बेचने की बात कर रहे हैं तो फिर तो मंडी में पिटाई के लिए ही जाओगे। लेकिन एक तरीका है कि भारत सरकार कह रही है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ और 100-200 किसान मिलकर अच्छा माल पैदा करो, ताकि ग्राहक को यदि 1000 कुंटल गेहूं की जरूरत है और इस वैरायटी की जरूरत है, तो अब हम जो अपना व्यापार वर्ग है उसके साथ टाई अप कर सकते हैं। कैसे? ये कृषि कानूनों में भी इस तरीके का प्रावधान था। क्या प्रावधान था कि किसान के लिए वो रास्ते खोल दिए जाएं जहां पर वो कंपनियों के लिए क्वालिटी का सामान पैदा करेगा, चाहे बेशक वो कंटेक्ट फार्मिंग होगी, लेकिन किसान और वो कंपनी मिलकर अपना कीमत तय करेंगे। तो क्वालिटी के आधार पर कीमत तय करना, तो इसके दो फायदे थे, किसान को पैसा अच्छा मिलेगा और हमारी कंपनियों को कच्चा माल अच्छा मिलेगा। देखिए, कंपनी कोई और की है क्या? कंपनी भी तो हमारी है ना। तो हम कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी हमारे बारे में देखी, ये साझा एग्रीमेंट था। तो यह मैंने दो विकल्प आपको दिए। पहला विकल्प कि यदि हम सामूहिक खेती और सही ढंग से खेती करते हैं, क्वालिटी के लिए खेती करते हैं, तो हमारा रास्ता एक
व्यापार के लिए भी खुला है और दूसरा सीधा रास्ता प्रोसेसिंग के जरिए हमारा सीधा कंज्यूमर के लिए खुला है। जब प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो इसके दो रास्ते निकलते हैं। एक है हमने प्रोसेसिंग कर दिया और दूसरा हमने मूल्य संवर्धन भी कर दिया। ये भी किसानों को समझना है। मूल्य संवर्धन का मतलब है हमने उसमें एक गुणात्मक विकास कर दिया। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमने दलिया बनाया तो दलिया को 10-15 दिन के बाद कीड़े लगते थे। फिर हमने देखा कि हमारा दलिया और कुछ जो दलिया मध्य प्रदेश के गेहूं का दलिया है उन दोनों में कुछ अंतर है। तो हमने उसकी जांच करी तो पता लगा कि दलिया के लिए जो गेहूं है वो ड्यूरम वैरायटी का दलिया अच्छा बनता है। ड्यूरम का मतलब जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है और जिसमें थोड़ा सा हार्डपन होता है, जिसकी रोटी थोड़ी सूखा सूखी बनती है। पहले वो वैरायटी थी। अब हमने उन वैरायटी को लेकर जब अपना दलिया बनाया, दलिया बाजार में गया तो लोगों ने पसंद किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो 15 दिन के बाद में खराब हो रहा, उसमें कीड़े आते हैं। अब दलिया को हम जलाना भी नहीं चाहते, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, हमने ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया है, तो अब करें क्या? तो अब यहाँ से मूल्य संवर्धन शुरू होता है और मूल्य संवर्धन किसानों की आमदनी का बहुत बढ़िया जरिया है। पहली बात तो 1 किलो गेहूं का दलिया बनाकर भी हम तुरंत 40 पे शिफ्ट हुए। मतलब 2000 का गेहूं था तो 40 दलिया कितना होगा? 4000 दोगुना हो गया, आमदनी दोगुनी हो गई। अब इसमें और बड़ा बढ़िया मामला हो गया। हमने जब इस दलिया को दिया बाजार में तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ आप देखिए इसको कैसे और टिकाऊ हो जाए, ये 6 महीने तक कैसे रुके। तो उस पर सर्च करते करते क्या पता लगा, देसी गाय के घी में ट्रीटमेंट देना है उसको। और ये तो सारा हमारे आयुर्वेद में भरा पड़ा है। शोधन किससे? शोधन घी से शोधन। घी शोधक ही तो था, पोषक भी था, शोधक भी था। तो हमने देसी गाय के घी से उसको, हमारे पास गाय है, घी होता है, और उनको उसमें शोध करके दिया, कीड़े नहीं लगे और उस दलिया का रेट 40 रुपए से 80 रुपये हो गया। वाह, कितना हो गया आमदनी? हमारे घी का भी पैसा मिला। बिल्कुल। और हमारे घी के पैसे ने हमको दलिया पर भी हमको पुरस्कार दिलवाया। ये क्या बढ़िया बात थी। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अब वो खेती को केवल खेत में ना देखें, खेती को बाजार तक देखें, बिक्री तक देखें, प्रोसेसिंग के जरिए देखें, क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और मैं इसकी एक उदाहरण देता हूँ कि जिस दिन से हमने सभी इसको अपनाया तो आज हमारा पूरा परिवार खेती में लगा है। आगे तक की पीढ़ी खेती में जाएंगी, क्योंकि कहाँ जाएंगे? घर में कारोबार है तो जाएंगे कहाँ? एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात आपने प्रोसेसिंग की कही। वहीं आपने एक एफपीओ की बात कही। आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में एफपीओ कितना सफल है? भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ अलग अलग सेक्टर में एफपीओ की बात कही। एक एफपीओ को देखें कि वो कितना सफल है ये प्रोजेक्ट और कितना लाभकारी है किसानों के लिए, थोड़ा शॉर्ट में हमारे किसान। हाँ, देखिए इसमें यदि एफपीओ के बारे में जरूर एक सीधा प्रसारण जाना चाहिए और मेरी इसमें कल्पना भी है। एफपीओ के 3 खंड हैं। पहला खंड है जिसमें हम एफपीओ के किस तंत्र के आधार पर हमने राष्ट्रीय अधिनियम के अंदर उसका पंजीकरण कराया है, तो उसकी कंप्लायंसेस पूरा करना, कितने डायरेक्टर होंगे, कितने शेयर होल्डर होंगे, किस तरीके का उसका कोऑपरेटिव मूवमेंट होगा, कंपनी का मूवमेंट होगा। एक तो किसान भाइयों को ये समझने की जरूरत है ताकि कहीं वो इसी पेचगर्दी में ना फंसे रहे। दूसरा काम है कि अब जो एफपीओ हमने बनाया है इसकी कार्य योजना क्या होगी, ये कार्य क्या करेगा और उन योजनाओं का इसके करने का तरीका क्या होगा। अर्थात खेती को व्यवसाय के रूप में, तो इसके 2 पक्ष हैं। ये इनपुट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। खाद एक एफपीओ का एक वर्ग, 4 किसान मिलकर बीज पैदा करते हैं, 4 किसान मिलकर वर्मी कंपोस्टिंग का काम करते हैं, या तरल खाद बनाते हैं, या कोई भी इस तरीके की एप्लीकेशन बनाते हैं, वो संरक्षण का काम करते हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज की बात करते हैं, स्प्रे की आवश्यकता बनती है तो वो करते हैं। तो एक तो है कि जो हम इनपुट मैनेजमेंट पहले बाजार से ला रहे थे, अब वो एफपीओ के ही कुछ किसान मिलकर महिलाओं के समूह मिलकर काम पूरा करेंगे। मुख्य काम क्या है? मुख्य काम ये है कि अब हम उत्पादन का प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग करेंगे ताकि हम सीधे मार्केट से जुड़ जाएं, और या हम सीधे किसी कंपनी के कच्चा माल पैदा करने के लिए उसके साथ टाई अप कर लें। तो ये दोनों तरीके से, दोनों मोड हमको उत्पादन के साथ खोलने हैं। अब एक तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण काम है, वो है कि
आगे चलकर हमारी एफपीओ कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रियाओं के शिकार ना हो जाए जिनमें किस प्रकार से पद और प्रतिष्ठा के झगड़े खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे एफपीओ बड़ा होगा, एफपीओ जैसे बड़ा होता है, पद किसके पास बड़ा होगा, और उसके धीरे धीरे उसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, लालच भी बढ़ जाते हैं और कई तरीके के रहस्यमय तरीके से राजनीतिकवाद भी हो जाते हैं। मैं राजनीति को बुरा नहीं मानता, पर लेकिन राजनीति की जो पेचीदगी है कई बार वो आपस में एक दूसरे को तोड़ लेती हैं। तो हम इस तंत्र को कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए मैं भारत सरकार से आपके द्वारा ये दस्तावेज लिखित में जाए कि यहाँ पर 2 प्रक्रिया लागू करें। एक तो सहकारिता और कंपनी एक्ट में जो किसानों के संगठन हैं इनकी नियमावली में एक चेंज किया जाए कि इनका ध्येय आगे चल के चुनाव प्रक्रिया में ना रहे, चयन प्रक्रिया में जाए। बहुत चयन प्रक्रिया का मतलब उनके सभी शेयर होल्डर बैठकर ये सर्वसम्मति से तय करें कि इस छोटे से कार्यक्रम को चलाए जाने के लिए किस व्यक्ति की योग्यता है, कौन मार्केटिंग ठीक देखता है, कौन आर्थिक संतुलन के लिए बहुत अच्छा है, कौन ट्रेनिंग के लिए बहुत ठीक है और कौन इस स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंता करता है, किसको खेती कराना अच्छा आता है। तो एक जिम्मेदारी के साथ हम उनके साथ में उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन करें। यदि हम केवल डायरेक्टर बनाकर छोड़ देंगे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, तो कल को जैसे जैसे धन बढ़ता जाएगा, लालच बढ़ता चला जाएगा और बहुत प्रकार के कलेश जो है खड़े हो जाएंगे। तो एक तो मैंने ये निवेदन किया कि उनमें चुनाव प्रक्रिया को हटाया जाए और चयन प्रक्रिया को लागू किया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय चुनाव में भागीदार हो सकते हैं। देखिए, राजनीति करेंगे, कोई भी एफपीओ का स्वतंत्र निर्णय वो बाधा तो नहीं करेगा कि हम किस राजनीति को सपोर्ट करेंगे, लेकिन देश की जो भी कोई सत्ता हमको ठीक लगेगी उसके साथ हम जाएंगे। तो समाज गति और राजनीति के साथ में तो संबंध बना रहेगा, लेकिन हम कहीं अपने षड्यंत्र के शिकार ना हो जाएं और वो एफपीओ ना टूट जाए, बिखर ना जाए, इस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा एक और है, हमको आर्थिक स्तर पर भी मूल्यांकन बदलना होगा। जैसे कंपनी एकाधिकार में अपने टर्नओवर को पैसे में बढ़ाती है, तो यहाँ पर ये टर्नओवर पैसे में जरूर बढ़ाएं, लेकिन इसके मूल्यांकन में परिवारों की समृद्धि भी जुड़ी हो कि हमने गांव के कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने परिवारों की आर्थिक समृद्धि बढ़ी, कितने परिवार स्वास्थ्य के लिए हुए। जैसे मान लिया हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की और हमारा 1000 लोगों ने भोजन किया, तो उनको उनका जो स्वास्थ्य का जो लाभ उनको मिला, तो वो हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा होना चाहिए। वो हम कहीं धन बटोरना नहीं चाहते, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि ये कितना श्रेष्ठ काम है, ताकि उपभोक्ता भी जागृत हो, उपभोक्ता भी को भी ये लगे कि मुझे एक ऑर्गेनिक फार्मर के साथ एक मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। तो बैलेंस शीट मतलब केवल पैसा नहीं, बैलेंस शीट में तीनों चीज, तन भी, मन भी, धन भी। एक अंतिम प्रश्न जाते जाते कि बहुत बड़ा वर्ग आज किसानी से जुड़ा हुआ है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं। आगे चलकर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, भारत सरकार ने जिनको रिकॉग्नाइज किया, एक प्रतिष्ठा दी इस क्षेत्र के लिए। एक क्या संदेश आपकी तरफ से हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए है, एक ऐसा संदेश जो आप अपनी तरफ से देना चाहें? देखिए, मैं भारत सरकार ने जो मुझे सम्मान दिया, मुझे उसका गौरव है और मैं राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हूँ और मैं हमेशा इस सम्मान को किसानों को अर्पित करता हूँ। इसलिए क्योंकि किसानों की संवेदना के साथ यदि सम्मान जुड़ा रहेगा तो हमें करने का प्रयास हमारे अंदर उभरता है। दूसरी बात जो आपने कही कि किसानों के लिए हम क्या संदेश दें, एक ही चीज़ है साथियों कि करके समझने से अच्छा समझ कर किया जाए। सफलता का सूत्र यही है कि हम पहले समझें और फिर आगे बढ़ें। हम प्रतिक्रियाओं में ना फंसें, विरोध में ना फंसें, क्योंकि प्रतिक्रियाएं और विरोध शुभ नहीं होता। धरती किसी की बपौती नहीं है, यहाँ कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, अपने व्यवस्था के साथ नित्य वर्तमान है। हमें आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उपकार भाव से सुंदर कार्य योजना के साथ काम करना है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो व्यापार दृष्टि से तो मुक्त हो जाएं, अर्थात बाजार मानसिकता से ना काम करें, लेकिन कृषि को अब केवल उत्पादन की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यवसाय की दृष्टि से अपनाएं। और देश के नौजवानों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो शिक्षा के बाद में जो नौकरी की तलाश में हैं, वो नौकरी की तलाश अब अपने अंदर ना झांकें, बल्कि कृषि को उद्यमिता की दृष्टि से देखें। और यदि उन्होंने अपने अंदर
इसको विकसित कर लिया, जिसको आजकल हम स्टार्टअप के रूप में, एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, तो मैं बताना चाहूँगा कि देश में सबसे ज़्यादा अपार संभावनाएं रोजगार की हैं तो कृषि में है। क्योंकि ये उत्पादन से लेकर टेक्नोलॉजी, अभियांत्रिकी, मैं अभी देखता हूँ गांव में इतनी ज़रूरत है कि हमको एक गांव को सजाने के लिए हमको कम से कम 50 नौजवानों की ज़रूरत है। उनको इतनी जिम्मेदारी का काम है, और गांव की इकोनॉमी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। यदि वैल्यू एडिशन के जरिए हम उसकी पूरी मार्केटिंग कर दें तो जो आज की इकोनॉमी यदि गांव की 10 करोड़ है तो वो कम से कम भी 40-50 करोड़ पर जाती है। तो किसी भी नौजवान को बेरोजगार होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम खेती में परिवर्तन के लिए ये नहीं कह रहे कि आप बैल हल चलाओ, हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ चलो, लेकिन प्रकृति के कोएग्जिस्टेंस को समझ कर चलो। यदि इन दोनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे तो समृद्धि भी होगी, आवर्तनशील अर्थव्यवस्था भी होगी, देश भी समृद्ध होगा, गांव भी समृद्ध होगा। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे भारत भूषण त्यागी जी, जिनकी बातों में हमें कृषि के साथ एक आध्यात्मिकता की झलक भी दिखाई देती है। और वहीं उन्होंने ये सूत्र दिया कि किस प्रकार से हम अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। उसका प्रॉपर हमको एक खाका मिला, एक रेशियो मिला, उन्होंने एक मॉडल दिया है। और केवल दिया ही नहीं है, तो आज भी इस उम्र में भी वो खुरपी लेकर खेतों में काम करते हुए नजर आएंगे। भारत जी, आप आए और हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी को प्रणाम।